हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है मनोज भारती और मैं आप लोगों के लिए रोज़ की तरह आज फिर से लेकर आया हूँ हिंदी की क्लास। जैसा कि आपको पता है, हम इससे पहले 4 क्लासेज कर चुके हैं। इसी अपने चैनल पर हिंदी की क्लासेज 4 हो चुकी हैं, जिसमें हम आपको हिंदी गद्य का विकास और साथ ही साथ हिंदी पद्य का विकास, 2 चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं जो कि आपके सिलेबस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे कक्षा 10 की हिंदी, वो इस चैनल से पढ़ सकते हैं और उन्हीं के लिए क्लासेस चल रही हैं। और उसमें जो है 4 क्लासेज में हम आपको पूरा हिंदी गद्य और पद्य का विकास पढ़ा चुके हैं। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जिनमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं और हो सकता है हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, उसी बेस पर हमने पूरा मॉडल पेपर तैयार किया है और वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो ये है हिंदी गद्य और पद्य के विकास से संबंधित जितने करीब 50 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? शुक्ल जी जो हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं शुक्ल जी, क्योंकि इनके बारे में हम ये कह सकते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जो कि सर्वमान्य है। ठीक है, इनसे पहले भी और इनके बाद भी बहुत से लेखक हुए जिन्होंने साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाली गई। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है, जिसको हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और ये इतिहास सर्वमान्य है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने क्रमिक और व्यवस्थित इतिहास लिखा था। और पूछ रहा है कि ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार? देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो थे वो प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार थे। ठीक है, आलोचक भी रहे हैं और निबंधकार भी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, निबंधकार। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, गोदान किस विधा से संबंधित है? गोदान जो है वो किस विधा से संबंधित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक और डी है निबंध। तो जो गोदान है ये किस विधा से संबंधित है? तो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ये सारी चीजें क्या हैं? ये विधाएं हैं साहित्य की। और जो गोदान है वो उपन्यास है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक है, प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास लिखा है। इनके अलावा, गोदान के अलावा हम ये कह सकते हैं गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमा, सेवा सदन, ये इस तरीके से और भी कुछ उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गोदान उपन्यास आप पढ़ के जरूर एक बार देखिए, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है जो कि किसान वर्ग पे लिखा गया है। ठीक है, किसान वर्ग पे लिखा गया है और इसमें आपको बहुत ही अच्छी कहानी देखने को मिलेगी। तो जब भी कभी आपको समय मिले आप इसको जरूर पढ़िएगा। और आपको बता दें प्रेमचंद जी के बारे में, इनका एक अधूरा उपन्यास था। अधूरा उपन्यास इनका है जिसको हम मंगल सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, मंगल सूत्र उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का, जो कि अधूरा उपन्यास रह गया था, पूरा नहीं लिख पाए थे। कल भी हमने इनके बारे में बात की थी, आज फिर आपको बता दें प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 1880 में हुआ था, लमही में। ठीक है, लमही कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी के आसपास में है। ठीक है, वाराणसी में लमही
और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें अगर हम, तो ये हुई थी 1936 ईस्वी में, ठीक है। 1936 में इनका निधन हुआ था। प्रेमचंद जी जो हैं वो उपन्यास के साथ साथ कहानी लिखने के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी कहानियाँ जो हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। कहानियों में जैसे ईदगाह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, एक इनका कहानी संग्रह था सोजे वतन। सोजे वतन कहानी संग्रह था, इसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। बहुत ही अच्छा ये कहानी संग्रह है सोजे वतन। इसमें सभी देश प्रेम से जुड़ी हुई कहानियां हैं, तो इस वजह से अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गई कुछ जानकारी प्रेमचंद के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, बूंद और समुद्र के लेखक कौन है। जो भी प्रश्न हैं सभी यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, तो इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना और साथ ही साथ बिल्कुल रट लेना उसको, ठीक है। बूंद और समुद्र, लेखक इसमें अज्ञेय हैं, अमृतलाल नागर, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद। तो बूंद और समुद्र के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अमृतलाल नागर। इन्होंने लिखा है, इन्हीं की एक रचना और है मानस का हंस, ठीक है। ये है क्या बूंद और समुद्र, किस विधा की रचना अगर पूछ दे तो ये उपन्यास है। क्या है भैया जी? उपन्यास है। और मानस का हंस ये भी एक उपन्यास है जो कि लिखा गया है तुलसीदास के ऊपर, ठीक है। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, क्या लिखा है? रामचरितमानस। इनके जीवन काल पर आधारित है ये उपन्यास। मानस का हंस इसे लिखा गया है, तुलसीदास से संबंधित है। और एक उपन्यास और है इनका, वो आपको बता दें, खंजन नयन। खंजन नयन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सूरदास के जीवन काल पे है, ठीक है। सूरदास, खंजन नयन सूरदास से संबंधित है, मानस का हंस तुलसीदास से है, और बूंद और समुद्र ये भी एक उपन्यास है जो कि अमृतलाल नागर का है, ठीक है। ये उपन्यास भी अमृतलाल नागर के हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, जैनेन्द्र मुख्यतः किस विधा के लेखक हैं? जैनेन्द्र का नाम अगर आपने सुना होगा तो ये मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद भी इनके अंदर था। मनोविश्लेषणवादी कहानियां भी लिखा करते थे, ठीक है। उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने, और कहानियां तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। कविताएं वगैरह लिखते नहीं थे, निबंध थे नहीं, तो उपन्यास इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैनेन्द्र जो है मुख्यतः उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ कहानियों के लिए। कहानियों इसमें ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, ध्रुव स्वामिनी किसकी नाट्य कृति है? जो ध्रुव स्वामिनी है वो किस लेखक की रचना है, ये पूछ रहा है, और वो भी उसने सीधा कह दिया है नाट्य कृति है, ठीक है, अर्थात नाटक है। क्या है ये? नाटक है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, दिनकर और निराला। देखिए इसमें करीब 25 से 30 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, और आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना, और जितने भी आपके सही हों ईमानदारी से हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात करें अगर हम, तो इनका जन्म हुआ था 1889 में, निधन हुआ है इनका 1937 में, ठीक है। 1937 में निधन। इनका जन्म भी वाराणसी में ही हुआ है, और ध्यान रहे ये एक धनाढ्य परिवार से थे, ठीक है। धनाढ्य परिवार का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, अर्थात ये गरीब नहीं थे भैया, अच्छे संपन्न परिवार से थे, ठीक है। संपन्न परिवार इनका था। इनके पूर्वज जो लोग थे वो अमीर घराने के रहे होंगे, और इन्होंने बहुत से नाटक और उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला है प्रश्न संख्या 6, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी
किस लेखक की रचना है? अज्ञेय, हरिऔध, प्रसाद, नागर। नागर अर्थात अमृतलाल नागर, ठीक है। ऐसे ही हरिऔध, इनका पूरा नाम है मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रसाद का पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। ऐसे ही अज्ञेय का पूरा क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। इनको सा ही व अज्ञेय भी कहते हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, अज्ञेय। शेखर एक जीवनी उपन्यास है इनका, क्या है? उपन्यास है जो कि 2 भागों में है, ठीक है, 2 भागों में। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं और ये इनका उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं हैं, अगर लिखना चाहो लिख लो। जैसे नदी के द्वीप है, ठीक है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। एक आपसे पूछी जाती है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर पूछेगा किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं अज्ञेय जी की, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, चिंतामणि किस विधा से संबंधित ग्रंथ है? इसने ये नहीं पूछा है कि चिंतामणि किसकी रचना है, सब लोग रट्टा लगा लेते हैं चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है। पूछ रहा है किस विधा से संबंधित है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है। विधा पूछ रहा है इसका, नाटक, निबंध, कविता, कहानी। चिंतामणि जो है शुक्ल जी की रचना है, मैंने आपको बता दिया। शुक्ल जी को जो थे वो आलोचक, अभी पहले आपको बताया हमने, आलोचक और निबंधकार मुख्य रूप से थे, ठीक है। आलोचना ग्रंथ लिखते थे और निबंध भी लिखते थे। तो चिंतामणि भी क्या है? एक निबंध है। क्या है भैया? निबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चिंतामणि निबंध है एक प्रकार का, ठीक है। इसके साथ ही एक और इनका निबंध है शुक्ल जी का, विचार वीथी। विचार वीथी किसका निबंध भैया? शुक्ल जी का, ठीक है। और आलोचना की बात करें अगर हम, तो इन्होंने आलोचना क्या लिखी है एक, तो ये तो हो गया आपका निबंध विचार वीथी और चिंतामणि। आलोचना की अगर हम बात करें, आलोचना, तो ये आपने रचना सुनी होगी इनकी, रश्मिमांसा। रश्मिमांसा किसकी रचना पूछता है? शुक्ल जी की। और अगर पूछे ये क्या है, तो ये एक आलोचना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। गुनाहों का देवता किस लेखक की रचना है या किसकी कृति है? प्रेमचंद, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, दिनकर, ठीक है। इनमें से आपको सही जवाब बताना है, क्या हो जाएगा? गुनाहों का देवता ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती की रचना है भैया, ठीक है। धर्मवीर भारती की रचना है। इनके बारे में आपको बताएं, ये तो हो गया गुनाहों का देवता, इन्हीं की रचना है सूरज का 7वां घोड़ा, है या नहीं? है भैया, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा, इसको भी ध्यान रखिए। गुनाहों का देवता क्या है? अगर विधा पूछे इसकी, तो ये एक प्रसिद्ध है उपन्यास, ठीक है। धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसमें सुधा और चंदर की प्रेम कहानी दिखाई गई है, ठीक है। सुधा और चंदर की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन कथा है ये, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। अगर आपको कभी समय मिले तो आप इसको भी जरूर पढ़िएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 9, कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल रचना है किसी की, पूछ रहा है किसकी है, लेखक इसके कौन है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय। देखिए, कंकाल एक उपन्यास है, पहली बात तो ये। विधा कौन सी इसकी है? कंकाल जो उपन्यास है, और ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें, कामायनी, आंसू, लहर, ये कुछ काव्य ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जो कि कामायनी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है भैया। ठीक है, कामायनी जो है महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं टोटल। ठीक है, कुल कितने सर्ग हैं पूछ सकता है, कामायनी में कितने सर्ग हैं बताइएगा, तो आप बताएंगे 15 सर्ग हैं। ठीक है, कहानी कामायनी जो है, यही श्रद्धा मनु और ईड़ा, इन 3 पात्रों पर आधारित ये पूरा महाकाव्य है कामायनी। और किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है भैया, किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। आंसू, लहर, ये सब काव्य ही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है? काव्य ही हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामिनी, ये सब क्या हैं? नाटक हैं। ठीक है, ध्रुव सामिनी वगैरह क्या है? सभी क्या नाटक हैं। कंकाल जो है ये उपन्यास है। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है गुंडा, बहुत बेहतरीन कहानी है, अगर कभी समय मिले पढ़िएगा। गुंडा कहानी है, बहुत ही बेहतरीन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, इनकी एक कहानी प्रसिद्ध है, उसने कहा था। उसने कहा था, पंजाब अमृतसर की कहानी, इसमें भी बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी है गुलेरी जी ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई कुछ जानकारी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। तीर्थ सलिल के लेखक कौन है? पूछ रहा है, तीर्थ सलिल एक रचना है, इसके लेखक कौन है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, महादेवी वर्मा, नागर, गुलाब राय। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है तीर्थ सलिल। इनकी एक और रचना जो आपके कक्षा 10 के सिलेबस में जुड़ी हुई है, क्या लिखूं, शायद अब तो है नहीं। ठीक है, लेकिन पहले कक्षा 10 का जो सिलेबस था हिंदी का, उसमें ये इनकी कहानी जुड़ी हुई थी, क्या लिखूं। ठीक है, और इन्हीं की रचना है तीर्थ सलिल, इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़े, अगला है प्रश्न संख्या, फिर से यहाँ से 10 के बाद 1 से प्रारंभ हो गया है, तो नंबर की कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न, इरस्या तू ना गई मेरे मन से, किस कवि की रचना है? इरस्या तू ना गई मेरे मन से, दिनकर, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो इरस्या तू ना गई मेरे मन से, अर्थात ये भी, पहली बात आप बता दें, ये भी आपके क्लास 10 के कक्षा 10 के सिलेबस में जुड़ी थी पहले, और ये दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्थात इरस्या जो होता है, इरस्या मतलब किसी से जलन, किसी दूसरे व्यक्ति से जलन जो होती है, उसको इरस्या कह सकते हैं। और वो जलन किसी भी प्रकार से हो सकती है, कोई आपसे कितना बेहतर है, कोई आपसे कितना सुंदर है, कोई आपसे कितना ताकतवर है, इन सारी चीज़ों की, या कोई किसी से कितना पैसे वाला है, इन सभी चीज़ों की इरस्या, इसी चीज़ की जलन होती है लोगों की। और ये कह रहे हैं कि इरस्या तू ना गई मेरे मन से, लगभग 99% लोगों के अंदर ये चीज होती है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं दिनकर जी कि तू ना गई मेरे मन से। इनकी और भी रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, ठीक है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रश्मिरथी, उर्वशी में पुरुरवा की कहानी है। ठीक है, पुरुरवा और एक अप्सरा होती है उर्वशी, उसकी कहानी है। रश्मिरथी की अगर बात करें तो ये भैया कर्ण पर आधारित है। ठीक है, महाभारत का एक मुख्य पात्र था कर्ण, तो कर्ण पर आधारित रश्मिरथी है, बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ है।
इसके बारे में जितना बखान करें कम ही है, क्योंकि हम कल ही इसको 2 दिन से पढ़ रहे हैं रश्मि रथी को, और बहुत ही बेहतरीन, क्या ही कह सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, जो भी हिंदी साहित्य में रुचि रखता है उसको रश्मि रथी जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, हिमालय की पुकार किस लेखक की कृति है? तो हिमालय की पुकार पूछ रहा है किस लेखक की कृति है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, सिंदूर की होली किस विधा से संबंधित है, बताइएगा। पूछ रहा है सिंदूर की जो होली है ये विधा इसकी क्या है। पहले तो हम ये बताएं आपको, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है इनकी पुस्तक है सिंदूर की होली। ठीक है, लेखक इसके ये हो गए। विधा की अगर हम बात करें तो विधा क्या है इसकी, ये नाटक है भैया। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाटक है सिंदूर की होली, और लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इसको लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4, मानस का हंस, देखो वही आया है, किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो हम आपको पहले बता चुके थे, मानस का हंस, खंजन नयन, और ये सभी रचनाएं किसकी हैं, अमृतलाल नागर की। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 5, इसके बारे में फिर से देख लो। ये मानस का हंस जो है तुलसीदास पर आधारित है। ठीक है, किस पर है भैया जी, तुलसीदास के जीवन पर, और इन्होंने लिखा है रामचरितमानस। ठीक है, और इसी रामचरितमानस को ध्यान में रखते हुए ये उपन्यास लिखा गया था, मानस का हंस। ठीक है, आगे है। अगला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही बेहतरीन कहानी है कफन। ठीक है, और इसके लेखक पूछ रहा है कौन है, तो प्रेमचंद, निराला, जैनेन्द्र या रेणु। रेणु का तो पूरा नाम जानते होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो कफन कहानी जो है इसके लेखक है प्रेमचंद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद की और कहानियों की बात करें तो ये तो हो गई कहानी, ठीक है, किसकी, प्रेमचंद की। और इनकी और कहानियां हैं, ईदगाह, नमक का दारोगा, शतरंज, शतरंज, मंत्र, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, और कौन सी है, पूस की रात। ये भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, पूस की रात। पूस में जब जाड़ा पड़ता है, ठीक है, अच्छी खासी ठंड होती है, तो उसी ठंड की एक रात का जो है जिक्र किया गया है इनके द्वारा। और ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और वैसे तो कितने ही नाम मैं लिखूं, क्योंकि प्रेमचंद जी ने लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 300 प्लस कहानियां लिखी थी। ठीक है, 300 से ज्यादा कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखी थी। तो फिलहाल जो कुछ महत्वपूर्ण थी जो आपसे पूछी जा सकती है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इरावती किस लेखक की रचना है? ठीक है, इरावती किस लेखक की रचना है? शिवपूजन सहाय, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का ये इरावती है। और इरावती के बारे में आपको बता दें, ये अधूरा उपन्यास रह गया था। ठीक है, इसीलिए महत्वपूर्ण रहता है। जयशंकर प्रसाद जी का ये अधूरा उपन्यास रह गया था, पूरा नहीं लिख पाए थे इरावती, तो अपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इसके आगे कहीं कहीं लिखा देखा होगा आपने इरावती, और ब्रैकेट में लिख देता है अपूर्ण। ठीक है, और प्रेमचंद का जो था वो कौन सा था? मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र ये भी अधूरा रह गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसका था? मुंशी प्रेमचंद जी का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा,
प्रश्न संख्या 7, इरावती उपन्यास किस लेखक का? अच्छा, तो फिर वही आ गया, सी ऑप्शन इसका, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 8, जयप्रकाश भारती किस विधा से जुड़े लेखक हैं? जयप्रकाश भारती जो हैं किस विधा से संबंधित हैं? उपन्यास, नाटक, कविता, आलोचना। तो जयप्रकाश भारती जी जो हैं ये उपन्यास विधा से कह सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाटक वगैरह नहीं लिखे हैं, कविताएं तो नहीं, आलोचनाएं भी नहीं, लेकिन उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 9, चंद्रगुप्त किस रचनाकार का नाटक है? अभी मैंने पीछे जिक्र किया था चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये किसका नाटक है पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। इन्हीं का नाटक है चंद्रगुप्त, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी नाटक बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया कहानी है इनमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कंदगुप्त किसकी ऐतिहासिक कृति है? सबसे बड़ी बात यह है, ये पूछ सकता है कि ये जो नाटक है, ये अगला प्रश्न इसीलिए रख दिया मैंने कि स्कंदगुप्त जो है किसकी ऐतिहासिक कृति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ऐतिहासिक। ठीक है, अर्थात जो चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, ये नाटक तो हैं ही। ठीक है, और आपको ये भी पता है जयशंकर प्रसाद जी के हैं, लेकिन ये किस प्रकार के हैं, तब आपसे अगर पूछा जाए किस टाइप के ये नाटक हैं, तो हम बताएंगे ऐतिहासिक। ठीक है, इतिहास से इनका संबंध रहता है सभी नाटकों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11, संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक की कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत नहीं संस्कृत ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, आचार्य शुक्ल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी, करीब 500-600 पेज की बहुत मोटी सी किताब है संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 12, यामा किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? महादेवी वर्मा, निराला, दिनकर, हरिवंश राय, बच्चन। तो जो यामा रचना है, ठीक है, पूछ रहा किसकी है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। ठीक है, वही है इसमें नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, और इन्हीं कविताओं का सबका, ये सभी कविताएं हैं छोटी छोटी, और इन्हीं सबका संग्रह है पूरा। इनकी कविताओं का संग्रह क्या है? यामा। यामा के बारे में आपको बताएं, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है भैया जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है भैया, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। हिंदी साहित्य में अगर किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहने, और ये इनको इसी रचना पर मिला था। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, ममता किस लेखक की कहानी है? तो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई है, कक्षा 10 के सिलेबस में कहानी जुड़ी है एक, जिसका नाम है ममता। बताएंगे किस लेखक की कृति है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर या जयशंकर प्रसाद। तो मैंने अभी जिक्र किया था, ममता कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकी एक कहानी मैंने आपको और बताई थी, जो कि कौन थी? गुंडा। ठीक है, बहुत बेहतरीन कहानी है गुंडा कहानी, समय निकाल के आप कभी पढ़िएगा इसको। अगला है प्रश्न संख्या 15, मैला आंचल किस उपन्यासकार की कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। मैला आंचल, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, नागार्जुन, अमृतलाल नागर। लेखक कौन है इसके? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल लेखक किसने लिखा था? सॉरी, उपन्यास किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु। इनके बारे में आपको बताएं, मैला आंचल जो है 1954 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। कहानी क्या है इसमें? बिल्कुल ग्रामीण
अंचल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गाँव का जीवन कैसा होता है और कैसे लोग रहते हैं गाँव में और उनकी भाषा क्या है, वहाँ पे यही सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, और महिला आंचल जो है पूर्णिया जिले का वर्णन है यहाँ पे कुछ। पूर्णिया जिला कहाँ पड़ेगा, ये पड़ता है बिहार में। ठीक है, और इसी पूर्णिया जिले की कहानी दी गई है महिला आंचल उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेड के द्वारा। ठीक है, इनकी कहानियों की बात करें तो इनकी एक कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, तीसरी कसम। तीसरी कसम ये कहानी है इनकी, और इसका दूसरा नाम भी है, इसी को कहते हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। बहुत बेहतरीन कहानी है, आपको पढ़नी चाहिए, मारे गए गुलफाम तीसरी कसम कहानी। ठीक है, इसी पर फिल्म भी बन चुकी है, यही तीसरी कसम, जो ये नाम लिखा है तीसरी कसम, ये फिल्म भी इसी कहानी पर बनी हुई है। तो अच्छी कहानी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछी जा सकती है आपसे। अगला है प्रश्न संख्या 16, नमक का दारोगा कहानी का प्रमुख विषय क्या है। ठीक है, अभी हमने बात की थी नमक का दारोगा किसकी रचना थी, ये हमने बताया था प्रेमचंद जी की। ठीक है, प्रेमचंद जी की कहानी है नमक का दारोगा, और पूछ रहा है इसका विषय क्या है, सामाजिक शोषण और भ्रष्टाचार, प्रेम, देशभक्ति, आध्यात्मिकता। तो इन्होंने सभी टॉपिक पर कहानियां लिखी हैं, लेकिन इसमें कौन सा विषय है, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक शोषण और भ्रष्टाचार की बात इसमें दिखाई गई है नमक का दारोगा कहानी में। ठीक है, जैसे इनकी एक कहानी है ईदगाह, जो आपने सुनी होगी शायद, जिसमें हामिद नाम का पात्र होता है। ईदगाह, इसका मुख्य जो पात्र होता है कौन, हामिद, जो कि मेला जाता है, ईदगाह का मेला देखने जाता है, और वहां से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के ले आता है। तो बहुत ही मार्मिक कहानी, बहुत ही दुखांत कहानी है ये, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है ईदगाह कहानी में भी भ्रष्टाचार दिखाया गया है, क्योंकि इसमें एक पात्र होता है, मेला देखने जो बच्चे जाते हैं उनमें एक पात्र होता है मोहसिन, मोहसिन नाम का लड़का होता है। इसके मामू जो है थाने में कांस्टेबल होते हैं भैया। ठीक है, थाने में कांस्टेबल होते हैं, और 12 रुपये उनकी तनख्वाह होती है, और हर महीने वो 50 रुपये घर भेजते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कितना भ्रष्टाचार करते होंगे, कि जिसकी तनख्वाह ही 12 रुपये हो एक महीने की, और वो हर महीने अपने घर 50 रुपये भेज रहा है, तो समझ सकते हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें उस समय लेखकों का काम था, यही सब दिखाया करते थे अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में। ठीक है, तो यही हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और इसी चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। धन्यवाद।